सूर्या जी आप आइए। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके ये सभी दर्शकों को एक लाइन जोड़ लेती हूँ मैं यहाँ पर कि ये विरोधियों को मौका नहीं दे रहा। जैसे यहाँ पर आलोक जी ने भी सवाल उठा दिया, अभी मैं राजकुमार जी का भी रुख करूंगी, लेकिन विरोधी यही कह रहे हैं, विरोधी से मेरा मतलब विपक्ष, मेरा मतलब है कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, वो यही कह रहे हैं कि देखिए अब राहें भी अलग हो रही है और आने वाले समय में अभी देखिए आगे और क्या होगा। धन्यवाद। देखिए, आपने कहा कि विरोधियों को मौका मिल गया, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। स्वागत है सभी का कि वो आइए और हमारी कहाँ गलती हुई है उसको बताइए। लेकिन चार लाइनें मुझे याद आती हैं, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बहुत सा लंबी चौड़ी बात कर रहे थे उनके ऊपर। बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में भूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई क्या मिली इनको, ये अपनी हैसियत भूल जाते हैं। अब देखिए, अभी जो आलोक शर्मा जी हैं उन्होंने 3-4 शब्दों का प्रयोग किया कि ये जो अपनी हार की समीक्षा करें, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है। मैं हैरान हूं देखकर कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली पूरे मंत्रिमंडल के साथ, लेकिन जो लोग मात्र 99 पे अटक गए, जिन लोगों को लगातार 3 चुनाव से हार का मुंह देखना पड़ रहा है, थोड़ी सी एक ऊंचाई क्या मिल गई, थोड़ी सी कहीं सफलता क्या मिल गई कुछ गलत टिकट वितरण के कारण, तो वो लोग आईना दिखाने लग गए। आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। अच्छा तो तब लगता है जब आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो आपस में आचार विचार जो एक्सचेंज हो रहे हैं बातें, उसकी जगह पे खुद 99 पे क्यों अटक गए, लगातार 4 बार से इनके युवराज राहुल गांधी जी क्यों फेल हो रहे हैं उस पर चर्चा करते। ये चर्चा करते जो 295 का इन्होंने नारा दिया था वहां कहां फेल हुए। चर्चा ये करते कि इनके गठबंधन में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि इनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुद के घर में आग लगी और दूसरे के घर में थोड़ा सा धुआं क्या उठा, वो तालियां बजाने लगे। तो आप अपने घर की हार को अपनी आग को देखिए। और एक और बात, इन्होंने देखिए अपमान किया है आज देश के जनादेश का। इन्होंने क्या कहा कि जनादेश को हथिया लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इस्तीफा दे दो ना भैया। क्यों राहुल गांधी जी 2-2 सीटों से जीत गए? अगर इलेक्शन कमीशन बायस्ड था तो क्यों राहुल गांधी जी 2-2 सीटों से जीत गए? आप मुझे बताइए। आप इस्तीफा दीजिए ना 99 के 99 सांसद कांग्रेस के, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, मतलब अपनी हार को छुपाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना मैथिल जी, ये उसी तरह का एक शब्द इंद्रेश जी ने भी यूज किया, उसी तरह का आपने हैसियत और 1-2 ऐसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसा ही एक शब्द अहंकार, अहंकारी शब्द का इस्तेमाल इंद्रेश जी ने किया है, उस पर भी कुछ कह दीजिए। फिर मैं राजकुमार जी आपके पास आ रही हूँ, 2 लाइन में जल्दी। देखिए, माने इंद्रेश जी बहुत सम्मानित हैं, बहुत ही बड़े संघ के जो हैं चिंतक हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये कह दिया कि ये उनका निजी विचार है, तो इस पे कुछ चर्चा करने का रह नहीं जाता। हर एक व्यक्ति को अपने निजी विचार जो है व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता है, ये देश स्वतंत्र है। कम से कम कांग्रेस की तरह तो नहीं है ना कि ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो कि छोड़ नहीं रहे थे पद, उनको निकाल कर अपने कार्यालय से और लात घूंसे मारते हुए बाहर धोती खोल के सीताराम केसरी जी की तरह जिस तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा तो नहीं है ना भाजपा में या संघ में। हाँ। मेरा ये कहना इतना ही है कि हर एक व्यक्ति को अपना जो विषय रखने की पूर्ण आजादी है। 1 मिनट, ठीक है, मैं आऊंगी आलोक जी, लेकिन एक बात बताइए कि कार्यकारिणी के अध्यक्ष, संघ से जुड़े हुए इतने बड़े पद पे, इतने सम्मानीय पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है तो क्या उसको ऐसे हल्के में जाने दिया जाए, या ये कहकर किनारा कर लिया जाए कि संघ ने उससे किनारा कर लिया है? या फिर इससे थोड़ा और पहले आप चले जाइए, मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र किया, कई ऐसी बातों की आलोचना की, उससे पहले जेपी नड्डा, मैं बार बार उसका जिक्र नहीं करना चाहती, आप भी जानते हैं, तो क्या इन सारी चीजों को भी आप कहेंगे कि छोड़ दिया जाए? शिरीन जी, सीक्वेंस है एक के बाद एक। जी शिरीन जी, आपने जो कहा ना कि संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और बहुत बड़े नेता हैं आरएसएस के, मैं आपसे सहमत हूं और आपने प्रश्न का अपने आप ही उत्तर दे दिया कि जब जिस संगठन के वो बहुत बड़े नेता हैं, यदि उसी संगठन ने उनकी जो विचार है उससे पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कह दिया कि इनकी निजी राय है, तो फिर उनकी खुद की निजी राय कोई इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। संगठन की निजी राय, संगठन की राय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पितृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, ये सर्वविदित है और ये फैक्ट है। आप शरीर में से प्राण को अलग नहीं कर सकते। यदि शरीर से प्राण निकालेंगे तो इसका मतलब शरीर निर्जीव हो जाएगा। वही कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कुछ मुद्दों पर कहीं, जिस प्रकार से बहन जी ने बोला था कि दिशा सूचक यंत्र की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो कार्य करता है कि आपको इस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, तो यदि कहीं किसी
स्टेज के ऊपर कहीं कोई मतभेद हो गया भी, यदि कोई चीज इग्नोर भी हुई और उसको बाद में रियलाइज किया गया, तो ये अच्छी बात है ना। आज समीक्षा इसी बात की तो हो रही है कि आखिर क्यों 63 सीटें लूज की गई। ठीक है। राजकुमार जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए बीजेपी की हालांकि ये पहले से स्ट्रेटेजी रही है कि एक चुनाव से जैसे ही वो उतरते हैं अगले चुनाव में अगले राज्यों में छलांग लगा देते हैं। और देखिए हार जीते हैं, लेकिन हार की समीक्षा अभी से उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्र में भी, जहां 2 जगहों पर 2 बड़े झटके मिले बीजेपी को। नहीं, जो अभी आप कह रही हैं, जो ये अब लीपापोती कितनी भी की जाए या रफूगरी की जाए, उन्हें व्यक्तिगत बयान बताया जाए, लेकिन जो संगठन तो अमूर्त होता है, संगठन कुछ बोलता थोड़ी है, संगठन की बात व्यक्ति ही तो बोलते हैं। और जब इंद्रेश कुमार जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं संघ के, तो जो वो कह रहे हैं वो संघ के विचार हैं। दूसरी बात, इंद्रेश जी को आप व्यक्तिगत विचार कह के अलग कर भी दें, तो जो मोहन भागवत जी ने कहा, जो रतन सारदा जी ने लेख लिखा है ऑर्गेनाइजर में, 2-3 लेख उन्होंने लिखे हैं, वो तमाम बातें भी मिलती जुलती हैं, यही बात है। और जो मोहन भागवत जी ने, रतन सारदा जी ने और इंद्रेश कुमार जी ने कहा है, वो उन्होंने पहली बार नहीं कहा। फर्क केवल इतना है कि विपक्ष और देश की जनता पहले से ये बात कह रही थी, उन्होंने अब कहा है, रियलाइज किया जब रिजल्ट आ गए हैं। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अहंकारी हैं, तानाशाह किस्म के हैं, व्यक्तिगत निर्णय थोपते हैं, बिना सलाह मशवरे के निर्णय लेते हैं, बिना वित्त मंत्री से सलाह किए नोटबंदी कर देते हैं, बिना रक्षा मंत्री से सलाह किए अग्निवीर योजना ले आते हैं, बिना कृषि मंत्री से सलाह किए कृषि कानून ले आते हैं। ये तो समस्याएं सारी चुनाव का मुख्य मुद्दा थी, जिन्हें अब संघ भी कह रहा है और उनके दूसरे लोग भी कह रहे हैं। दूसरी बात, सवाल यहीं तक नहीं रुक जाती, समस्या बहुत गंभीर है। पूरी बीजेपी, पूरा संघ, पूरे इनके सहयोगी संगठन 2 कैमों में बट गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समीक्षा के लिए मीटिंग बुलाते हैं, तो दोनों उप मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं होते। इनकी मुजफ्फरनगर में जो इनके प्रत्याशी हारे हैं, संजीव बालियान, वो अपनी ही पार्टी के एक पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगाते हैं कि ये जयचंद हैं, ये गद्दार हैं। और संगीत सोम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने घपले घोटाले किए, इन्होंने विदेश में संपत्ति अर्जित की है, वहाँ जाके ज़मीनें खरीदी हैं ऑस्ट्रेलिया में और पता नहीं कहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी में जूतम पैजार नीचे से लेके बूथ लेवल से लेके ऊपर तक है। और कुछ नेता ने बोलना शुरू कर दिया, संकेत दे दिए, कुछ अभी मौन है, वो भी बोलेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी बेशक खींचतान के इनकी सहयोगियों के सहयोग से, 2 साथियों के सहयोग से, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से सरकार बन गई, लेकिन चुनाव में तो इनकी हार हुई है, 240 पे आ गए, 300। ठीक है, लेकिन सर सरकार बन गई है, सरकार बन गई है क्योंकि एनडीए के जितने सहयोगी हैं वो अभी भी साथ हैं और उन्हीं के सहयोग से सरकार बनी है। ठीक है सर, आप सभी मेरे साथ बने रहिए।